मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर वर्तमान आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक रहेगा ऊंचाई और दूरी। आज का जो टॉपिक है वो है ऊंचाई और दूरी, अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के मदद से, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे उसके मदद से हाइट और डिस्टेंस को निकालने के लिए सीखेंगे। और उसके मदद से मतलब कैसे हम लोग हाइट और डिस्टेंस निकालेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। तो इसलिए बेसिक रूप से अगर आप त्रिकोणमिति का बेसिक फंक्शंस को जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा हुआ है, आप इसको देखने से पहले आप मतलब जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो बेसिक वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। बावजूद इसके मैं यहाँ पे जो बेसिक्स चीज़ें होंगी, छोटी छोटी चीज़ें होंगी, उसका मैं यहाँ पे जिक्र कर दिया करूँगा, ठीक है। इस चैप्टर के सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ टर्म को जान लेते हैं, कुछ पदों को जान लेते हैं जो कि हमें सवाल को समझने में काफ़ी मदद पहुंचाएगा, ठीक है। हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आइए कुछ टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला टर्म आता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा अर्थात लाइन ऑफ साइट। और देखिए ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है। दृष्टि रेखा मतलब जब किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, उस वस्तु को और हमारे जहाँ से हम लोग आँख से देख रहे हैं, आँख से उस वस्तु के बीच का जो लाइन होता है उसको लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। जैसे मान लीजिए मैं कोई, जैसे मैं इस यहाँ मार्कर है, मैं मार्कर को देख रहा हूँ, तो आँख से लेके उस मार्कर तक का जो एक लाइन है, एक रेखा जो है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा वह रेखा है जो हमारी आंख और उस वस्तु के बीच खींची जाती है जिस वस्तु को हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया दृष्टि रेखा। दूसरा होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा अर्थात इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हुई, इससे क्षैतिज रेखा मतलब हमारे आंख से खींचा गया हुआ लाइन जो धरातल के समांतर हो, यानी पृथ्वी के धरातल के समांतर खींची गई जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। क्षैतिज रेखा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तीसरा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब अब ये ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर लंबवत रेखा है, यानी जो अगर जो पृथ्वी की सतह से बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा हो उसको लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं रेखाओं की मदद से दो कोण हम लोग जानते हैं जिसका कि जिक्र हम लोग यहाँ करेंगे। एक होगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे कि मैं भी दृष्टि रेखा के बारे में बात कर रहा था कि दृष्टि रेखा क्या होता है भाई, कि जब किसी वस्तु को हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई लड़का है और यहाँ पे पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, ओके। अब ये यहाँ से अगर इसको देख रहा है
तो ये जो लाइन है, जो आंख और इस वस्तु के बीच जो ये लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, अर्थात लाइन ऑफ साइट। और अगर इस लड़के का इस धरती के समांतर एक लाइन खींच दूं तो ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा, और ये हो गया दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अगर सोचिए कि अगर क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर रहेगा, क्षैतिज रेखा से वस्तु अगर ऊपर रहेगा, ठीक है, तो हमको नजर को उठानी पड़ेगी, और ये जितना इसमें जितना नजर उठाया है, फिर जो एक कोण बनता है क्षैतिज रेखा के और ऊपर कोई वस्तु है, तो हमें एंगल को बदलना पड़ेगा, हमको ऊपर देखना पड़ेगा, और ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं उन्नत कोण। उन्नत कोण यानी कि अगर वस्तु जो है इस क्षैतिज लाइन के ऊपर रहा तो डेफिनेटली हमको ऊपर देखना पड़ेगा। जैसे ऊपर देखेंगे ये बन गया उन्नयन कोण। अच्छा, अगर क्षैतिज रेखा से नीचे कोई वस्तु रहे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और नदी में कुछ चीज, मान लीजिए नदी है, नदी में ये मछली है, नाव है, देखिए नदी में मैं नाव बना दिया, ठीक है। अब अगर ये लड़का इस नाव को देख रहा होगा तो उसकी नजरें झुकानी होगी, ठीक है। तो ये जो कोण बनता है, ये कोण, इसको बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण। क्या बोलते हैं इसको? अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अवनमन कोण है, इसी को हम लोग झुकाव कोण भी बोलते हैं। झुकाव कोण, कोई दिक्कत? बात समझ में आया क्या? यानी कि अगर मैं, अब जरा सोच देखिए, अगर ये जो क्षैतिज लाइन है, अगर कोई वस्तु क्षैतिज लाइन के ऊपर हो तो ये कोण बनेगा, ये कोण कौन सा होता है भाई? ये उन्नयन कोण होता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे हो तो डेफिनेटली हम लोगों को नजर झुकानी पड़ेगी, अर्थात ये एंगल, और ये हम लोगों का होता है अवनमन कोण, जैसे हम लोग बोलते हैं झुकाव कोण। बात समझ में आया क्या? चलिए, तो अभी तक हम लोग इन 5 बिंदुओं के बारे में, 5 पॉइंट्स के बारे में सीखे कि भाई अब आपको समझ में, अगर मैं बोलूं कि भाई अगर उन्नयन कोण बन रहा है तो आपको इतना से समझ जाना है कि जो वस्तु होगा वो ऊपर होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि, अगर मैं बोलूँगा भाई अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब कि वस्तु जो होगा वो, मतलब जो क्षैतिज रेखा है उसके जस्ट नीचे रहा होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ तक का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा कि दृष्टि रेखा क्या होता है भाई, कि जो नज़र से, आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा जिसे कि हम लोग देख रहे होते हैं वो होता है दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होता है कि नज़र, आंख से खींची गई वो लाइन जो कि इस धरातल के समानांतर हो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, फिर क्षैतिज रेखा होता है। वर्टिकल क्या होता है कि धरातल से बिल्कुल 90 डिग्री पे जो रेखा खींचा जाता है उसको लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। उन्नयन कोण क्या होता है कि जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, ठीक है, जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो हमको उसको देखने के लिए नजरों को उठाना पड़ेगा, ऊपर कोण बनेगा, वो होता है हम लोगों का उन्नयन कोण। और जब हम लोगों का वस्तु जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा से नीचे अगर कोई वस्तु है तो उसे देखने के लिए हम लोगों को नजरों को झुकाना पड़ेगा, इसलिए उस कंडीशन में अवनमन कोण का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है कि ये 5 टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस है और यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितिक
फलन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के बारे में। तो मोटा मोटी आप जान लीजिए कि अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ कि हम लोग बचपन में पढ़े थे लाल काका। इसका मतलब है, और आपको संभवतः ये याद रखने के लिए अच्छा है, ये होता है हम लोग का साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। साइन मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण और टेन बराबर लंब बटा आधार। जस्ट उल्टा इसका अगर मैं देखिए तो इधर कॉसेक, कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब, सेक, सेक बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट, कॉट बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, ये एक और बेसिक चीज था। दूसरा, चूंकि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे तो एक त्रिभुज में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये त्रिभुज ड्रॉ किए, मान लीजिए कि ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, ए बी सी, ठीक है। इस थीटा के लिए हमेशा सामने वाला जो भुजा है वो होता है लंब, और जिस पे एक एंगल बना रहा होता है ये होता है आधार, अर्थात ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये होता है कर्ण जो कि कभी नहीं बदलता है। अगर मैं थीटा के जगह पे, अगर ये थीटा यहाँ है, मान के चलिए कि मैं एक दूसरा एंगल की बात करूँ, मैं इस एल्फा के लिए अगर मैं बात करूँ, तो अगर ये एल्फा है तो इसके लिए, इस एल्फा के लिए अब लंब ये हो गया, ठीक है, और आधार ये हो गया। लेकिन इस कंडीशन में भी ये कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलता है। ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल बचपन से है, जाने रहेंगे और बेसिक चीज़ है। एक चीज और ये भी चर्चा कर ही देते हैं कि कर्ण बराबर, एक फॉर्मूला था पाइथागोरस में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज है जिसका मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा और वहां आपको दिक्कत है नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो मतलब हम लोग इस जो शॉर्ट अप्रोच देखेंगे वहाँ इस सबका ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, एंगल का मान अगर आपको याद होगा, ठीक है, मैं बात कर ही देता हूँ। ठीक है, तो वैसे देख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0 होता है। इसका 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है और इसका 1 होता है। जस्ट अपोजिट होता है कॉस का, कॉस का ये था, और इसको बदल दीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0, और tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, अर्थात 0/1, 0, ये खत्म 1/√3, ये तो पूरे खत्म अर्थात 1, ये 2 खत्म अर्थात √3, और ये होता है इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये वैल्यू है, आपको ये सब याद होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसके बावजूद भी इन चीज़ों को मतलब लिख दिया ताकि आपको ये दिमाग में आ जाए। ठीक है, आइए इसको तो आप देख लिए होंगे, अब शुरू करते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक बात तो फिक्स है कि पूरा इतना राम कहानी तो पढ़ने आए नहीं होंगे। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट अप्रोच, कि अगर आपको इतना अगर याद नहीं रखना है तो कैसे हम लोग शॉर्ट अप्रोच क्या हम लोगों का
आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग का जो शॉर्ट अप्रोच है उसमें हम लोग 2 फिगर याद रखेंगे। क्या रखेंगे भैया? 2 फिगर याद रखेंगे। आइए मैं 2 फिगर के बारे में चर्चा कर देता हूँ इधर। वो 2 फिगर क्या क्या होगा भाई? दिखाई दे रहा है? ये है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। ये है 1, ये है 1, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा √2। एक ये फिगर याद रखना है। दूसरा फिगर याद रखना है ये, जिसमें ये हम लोगों का 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये तो 90 है। 30 के सामने का जो भुजा होगा ये होगा 1, 60 के जो सामने भुजा होगा वो होगा √3 और ये जो कर्ण होगा ये होगा 2। इन्हीं 2 फिगर के मदद से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का सारा सवाल बनाएंगे, ठीक है। एक ये फिगर रखना है 45-45 वाला। 45 वाले में क्या होता है भाई? ये भी 1, लंब 1, आधार 1 और कर्ण √2। इसमें क्या होता है? 30-60 वाले में क्या होता है? 30 के सामने का जो भुजा होता है वो 1 होता है, 60 के सामने जो भुजा होता है उसका √3 गुना ये √3 होता है और जो कर्ण होता है वो 2 होता है। या तो आप इसको याद रख लीजिए, या फिर अगर आप इस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं कि ये आया कैसे, तो आइए इसके मतलब कलकोसी के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये आया कहाँ से, वो कैसे आया, उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। याद उतना ही रखना है, ठीक है। बाकी मैं जो बता रहा हूँ हम लोग जो सीख रहे हैं वो सिर्फ ये इसलिए सीख रहे हैं ताकि आपको याद रहे। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल बराबर होंगे, बोलिए हाँ। अर्थात ये जो तीनों एंगल है वो कितना होगा? ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। या तो हमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या किए, इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी। ये जो हम लोग इस कोण का समद्विभाजक खींच दिए तो ये भुजा भी समद्विभाजित कर देगा। ये बोलिए हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा बाबू ये बताइए, हम लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए, हम लोग इस सारे जो त्रिभुज जो तीनों भुजाएं हैं इसका हम लोग प्रत्येक भुजा को 2 इकाई मान लीजिए। 2 इकाई मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, ये भी 2K, ये भी 2K, ये भी 2K। अच्छा अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2K था, जब इसको आधा किए ये कितना हो गया होगा? K हो गया होगा, बिल्कुल सही। अच्छा अगर ये K हो गया होगा तो जो मैं जो काटा होगा इसका सिर्फ इस हिस्से को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यानी ये जो हिस्सा है, ये जो काटे हैं इसको निकाल के इधर रख दिए। ये 60 था तो ये 60 ही रहा। अच्छा ये पूरा 60 था ना, इधर आधा काट दिए तो आधा ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अच्छा ये कितना हो गया भाई? ये K हो गया। और ये कितना बच गया भाई? ये 2K, 2K हो गया। इसका मतलब है इन दोनों की मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं ना जी, ये लंब तो निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? लंब बराबर यहाँ पर ABC, तो AB बराबर क्या आ जाएगा दोनों? पाइथागोरस को जस्ट पहले बताए थे, इसका स्क्वायर घटा इसका स्क्वायर और रूट अंडर, यानी 2K का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर, K स्क्वायर। सब निकालिएगा तो जाएगा K√3, अर्थात ये होगा K√3। कोई दिक्कत? यानी ये जो फिगर आया, यानी कि अगर ये लिखें 1, इसका मतलब है कोई भी आप कोफिशिएंट दे दीजिए ABCD XYZ, अगर यहाँ 1 रहा
अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा। बस इतना याद रखिए, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा, और ये जो 90 के सामने 2 होगा, यानी कर्ण जो होगा वो 2 होगा। ये हो गया 30 और 60 वाले केस में। 45 वाला केस अलग है, इसके बारे में भी जस्ट चर्चा करेंगे। क्या आपको ये समझ में आया क्या? ये भी हम लोग इसका कैलकुलेशन आपको निकाल कर दिखा रहे थे। ये जो हम लोग त्रिभुज लाए, वो लाए कहाँ से? ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी कि उसको हम लोग यहाँ से, यानी कि इसमें आप कोई भी कोएफिशिएंट ले लीजिए, फिलहाल यहाँ पे के रखें, आप A B C D कुछ भी ले लीजिए। बात समझ में आ गया? तो ये एक चीज़ था, हमको बस याद यही रखना है। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन अगर नहीं भी समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना सही सवाल बनेगा सारा। चलिए दूसरे फिगर के बारे में ट्राई करते हैं। दूसरा जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं। समद्विबाहु समकोण मतलब अगर ये के है तो ये भी के होगा, ये बराबर बराबर भुजा है। ठीक है, अगर दोनों भुजा बराबर है और ये त्रिभुज है, समकोण है, इसका तो ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री तो बाकी दो भुजाओं का योगफल भी 90 डिग्री, और चूंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो आधार के कोण भी बराबर होंगे, अर्थात ये जो कोण है वो कितना कोण होगा भाई? अर्थात ये भी 45 और ये भी 45। ठीक है, अब ये लंब मतलब लंब भी के आधार भी के, तो कर्ण निकल जाएगा। कर्ण अर्थात AC बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, अर्थात k√2। ये क्या k√2। कोई दिक्कत? यहाँ से हम लोग दोनों त्रिभुज जो कि इन्हीं दोनों पे हम लोग सारा सवाल लाएंगे, इस पे और एक इस पे। अभी हम लोग ये सीख लें कि ये त्रिभुज आया कैसे, इसका पूरा कैलकुलेशन ये निकाले कैसे, वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको अगर नहीं भी आया तो इसको एक दो बार और देखिए, कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। और इसके बाद भी अगर नहीं आता है समझ में तो बस इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि इसी पे आधारित हम लोग आगे सवाल को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। इतना फॉर्मूला डिराइव करने के बाद सिर्फ हम लोग दो ही चीज़ के लिए इतना चीज़ कर रहे थे। वो दो फिगर क्या है भाई? एक बार आइए इसको देख लेते हैं। इतना चीज़ सीखने के बाद हम लोग बस दो चीज़ सीखे कि अगर 45 डिग्री का बात होगा, ये भी 45, ये भी 45। अगर 45 डिग्री का बात होगा तो इसके सामने का भुजा ये भी के होगा। के अर्थात कोई भी कोएफिशिएंट आप ले लीजिए, 1 2 कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये के हो गया तो ये भी के हो जाएगा। और अगर ये के है, अगर लंब के और आधार भी के 45 डिग्री के केस में, तो कर्ण जो होता है वो होता है √2k। अच्छा जी, आइए मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, के अर्थात कोएफिशिएंट बहु। ये के मतलब कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे के की जगह पे मैं कुछ और अगर मैं यहाँ पे m लिख दूँ और यहाँ m हो जाए तो ये क्या जगह? ये जगह √2m, जितना गुना, यानी इसके आगे जो भी कोएफिशिएंट रहेगा ये √2 से उतना से गुना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं जो फिगर का बात कर रहा था, दूसरा फिगर ये था। ठीक है, इसमें ये था 90 डिग्री, ये था 60 डिग्री और ये था 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा 1 होना है, या फिर कोई कोएफिशिएंट ले लीजिए के। और 60 के सामने का जो भुजा 30 के सामने का के है तो 60 के सामने √3 गुना के, और 90 के सामने 2k। बस इतना मैं समझाना चाह रहा था। अर्थात अगर बाय द वे इसका इस्तेमाल मैं बताता हूँ जस्ट। अगर मान चलिए कि यहाँ पे अगर m रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये जगह 2m और ये जगह √3m। अगर यहाँ पे कुछ भी a रख देंगे तो ये 2a और ये √3a, मतलब इतना गुना। ठीक है,
मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसको आप 2-4 बार अपने से कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम लोग इस पे आधारित सवाल को बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ये है आज का पहला सवाल। सवाल है कि किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, पेड़ की ऊंचाई क्या है? आइए, इसमें सबसे मुश्किल होता है मतलब इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है भाई, एक पेड़ है, ठीक है, तो छाया तो इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा। अगर सूर्य इधर रहेगा तो छाया इधर बनेगा, सूर्य इधर है तो छाया, आपको जिधर बनाना है बना दीजिए। मान लीजिए मैं सोचा सूर्य इधर है तो छाया इधर बना, और ये उन्नयन कोण है इसका वो है 60 डिग्री। कितने भाई? उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये जो एंगल है वो 60 डिग्री, ठीक है। ये पेड़ है, नाम लेते हैं ABC। पेड़ की ऊंचाई क्या है? मुझे ये AB चाहिए और छाया की लंबाई अर्थात ये BC दिया हुआ है। छाया की लंबाई 16 मीटर। अगर मैं बात करूं, आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जो कि परंपरागत तरीका है, ये देख लेते हैं। वो क्या कहता है भाई, अगर ये थीटा है, इस थीटा के लिए ये तो आधार हो गया और ये लंब हो गया। अब लंब और आधार के बीच में कौन दर्शाता है भाई? tan। अर्थात मैं यहां पे लिख दूंगा tan 60 डिग्री बराबर। सिर्फ tan थीटा बराबर क्या आता है फॉर्मूला? मैं लिख देता हूँ। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan 60 है, दे देते हैं tan 60 डिग्री बराबर लंब तो पूछा है अर्थात AB बटा BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई? √3 बराबर AB बटा 16 अर्थात AB बराबर 16√3। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये तो परंपरागत तरीका था। अब ये हम लोग जो पढ़े उसका क्या मतलब था? अच्छा भाई, हम लोग जो पढ़े, जस्ट एक ग्राफ यहीं पे हम ड्रॉ करते हैं। हम लोग जो पढ़े हैं वो ये पढ़े कि भाई अगर कोई त्रिभुज है, ये इधर ड्रॉ कर देता हूँ। अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, 60 या 30 है। 30 के सामने अगर K रहेगा तो 60 के सामने √3 K होगा। बस ये पढ़े ना भाई? हाँ, तो अब इस K के सामने में क्या है? K जो है, K के सामने में है 16, ये 16, ये कितना देगा? 16√3। ना आपको साइन का जरूरत पड़ेगा, ना कॉस का जरूरत पड़ेगा, ना tan का जरूरत पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? ठीक है। से मान लीजिए 16 के जगह पे कुछ और दे दिया जाता, और 16 यहाँ पे 25 दे दिया जाता तो कोई फर्क नहीं था। यहाँ 25 के बराबर 25 थे, 25√3 आंसर हो जाएगा। मुझे साइन कॉस टेन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस दो फिगर याद रखना है, उसी दो फिगर की मदद से हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया क्या ये? ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि एक समतल मैदान से 45 मीटर ऊंची उड़ रही एक पतंग 60 डिग्री पर झुकी हुई रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक पतंग मान लीजिए यहां उड़ रहा है भाई, ठीक है, और ये जो पतंग है वो कितना ऊंचाई पे है? ये 45 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, ये जिस रस्सी से बंधा हुआ है वो रस्सी 60 डिग्री का एंगल बनाया है, 60 डिग्री।
ये पूछ रहा है कि इस रस्सी का लंबाई बताइए, यानी ये लंबाई पूछ रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मुझे ये ए बी दिया हुआ है, ए सी पूछ रहा है और ये थीटा दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा भाई आइए मैं इससे बात करता हूँ। इस थीटा के लिए ये क्या है, ये लंब है, और ये निकालना ये क्या है, ये कर्ण है। लंब और कर्ण के बीच कौन संबंध दर्शाता है भाई, साइन दर्शाता है। अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात साइन 60 डिग्री का वैल्यू, लंब कितना है भाई, लंब ए बी बटा कर्ण ए सी। साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर ए बी कितना 45, ए सी तो निकालना है, कोई दिक्कत, गुणा कर दीजिए। ए सी बराबर ए सी √3 बराबर 90, ए सी बराबर 90 बटा √3, हर का परिमेयीकरण कर दीजिएगा, अर्थात √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा करेंगे तो ये √3 और √3 बन जाएगा, और 3 से काट दीजिएगा, ये जगह 30√3। ये क्या परंपरागत तरीका। ठीक है। अब हम लोग जो पढ़े हैं आइए उसके बाद अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे दो बातें हैं भाई, 60 डिग्री का बात है। कौन सा बात है भाई, 60 डिग्री वाला। तो ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा। याद कीजिए भाई, बोलिए मेरे साथ, 30 डिग्री के सामने क्या होता है, के होता है। तो 60 के सामने के √3 होता है, और 90 के सामने 2k होता है। ये फिगर आया था आपको। अब इसमें दिया क्या है भाई, इसमें दिया है कि 60 डिग्री के सामने वाला, नहीं ये दिया हुआ है मेरा, ये कितना दिया है बाबू, ये दिया हुआ है 45, यानी के दिखाई दे रहा है ना, के √3 बराबर दिया हुआ है 45। जैसे के निकल जाएगा क्या, के बराबर कितना हो जाएगा, √3 से जो काट दीजिएगा तो ये जाएगा 15√3, अर्थात ये हो गया आपका 15√3। कोई दिक्कत, अगर ये 15√3, ये 2k ना, इसको थोड़ा दोगुना कर दीजिए, ये क्या 30√3। कोई दिक्कत, आपको ना तो साइन से लेना है, ना साइन, ना कॉस, ना टेन, ना उसका वैल्यू। यानी अगर आप ये समझते हैं, मूल रूप से जो मूल बातें हैं वो ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको समझते हैं तो आपको ये साइन का झमेला, अगर साइन याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वैल्यू याद है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बगैर किसी के वैल्यू के, बगैर किसी फॉर्मूले के आपको दो फिगर याद रखना है, उसी दो फिगर से आप सारे हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, दो व्यक्ति खंबे के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। ठीक है, एक खंबा है, एक इस साइड है, दूसरा दूसरे साइड है। खंबे के शीर्ष का उन दोनों व्यक्तियों से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई 50 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बताएं। अब आप वीडियो को यहीं पे पहले पॉज कर लीजिए, फिर आप इस सवाल को बनाइए। ठीक है, और जब बन जाए तो फिर हम लोग मतलब अभी जो हम लोग आगे बनाएंगे उससे आप उसको मिलान कर दीजिएगा कि ये सवाल कितना आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग शुरू करते हैं इसको अपने अप्रोच से, जो नॉर्मल अप्रोच है वहाँ से आप लोग बनाइए। ठीक है, और हम लोग भी सीखें वहाँ से इसको देखते हैं। पहले एक खंबा है, एक खंबा बनाते हैं। ठीक है, एक बंदा इस साइड है, दूसरा इस साइड है। हाँ, एक बंदा यहाँ है, दूसरा यहाँ। अब कैसे बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है,
खंबे का जो 50 मीटर है तो 50 मीटर। कहता है कि ये जो है 31 है, इसका 45 है। इसका मतलब ये जल्दी लिखते हैं, इसका 30 है, इसका 45 है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है तो देखिए 2 फिगर बताए थे, मैं बार बार उसी फिगर का चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये फिगर याद हो जाए। 45 के सामने क्या था? अगर ये 45 था, ये 45 था, तो ये के, तो ये भी के, ये k√2 ये फिगर था। और दूसरा एक फिगर था, वो भी मैं खींच देता हूँ, और ये 60 है और ये 30 है, तो 30 के सामने के, ये √3k और ये 2k, ये था। आइए अब इस सवाल में उसका एप्लीकेशन करके दिखाते हैं आपको। ये 45 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी 45 डिग्री होगा, या फिर सीधा अगर 45 डिग्री वाले में तो ये और ये बराबर ही होता है ना जी, 45 दोनों बराबर होते हैं। ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा। कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा बाबू, ये 30 के सामने 50 है, 30 के सामने अगर k रहता था तो 60 के सामने में √3k। जब 30 के सामने में 50 है तो इसके सामने में कितना? 50/3। ये ना चाहिए। एक बार फिर से इसको चर्चा करते हैं। मैं बोला कि जब फिगर हम लोग देखें ना भाई, इस फिगर में देखें कि 30 के सामने अगर k है तो 60 के सामने में √3k। अब यहाँ पे 30 के सामने में k नहीं है, k की जगह पे 50 है। यहाँ पे क्या है भाई? अगर 30 के सामने अगर ये k रहता तो 60 के सामने में √3k रहता, k √3 रहता। यहाँ k की जगह 50 है तो ये 50/3 हो गया, ठीक है। हमको पूछ रहा है एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसके बीच का दूरी क्या होगा भाई? दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अर्थात ये कि हम लोग कौन सा 50 को मन नहीं तो और ये समझ में नहीं आए तो इसमें 50 है ना जी, इसमें 50 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 तो कौन आएगा? ये बचा 1 तो चलो √3, ये भी हम लोग आंसर। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस पार्ट में हम लोग बेसिक्स देखे, उस पर आधारित कुछ सवाल से देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ डिफिकल्ट सवाल के साथ पुनः हाजिर होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, या फिर जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है उनको आप इससे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।